Hello everyone. In today's class, firstly, we'll begin a lecture with the quotation by Stephen Hawking, and afterwards we'll do 5 questions, 5 MCQs from the previous lecture, and afterwards we'll talk about the next 30 idioms and phrases, and then we'll end the lecture with the word of the day. So the quotation by Stephen Hawking is, intelligence is the ability to adapt to changes. इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस वो है कि जब हमारी लाइफ में कोई भी ऐसे चेंजेस आते हैं और हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, देयर लाइज आवर इंटेलिजेंस. ओके, सो our first question is not having a leg to stand on. Options are not having any proof, B, one who cannot be cheated, C, to make someone look foolish, D, to eclipse. The right answer is not having any proof. हमने इसको कैसे पढ़ा था कि एक जो there is a person, उसको उसकी वहाँ पे एक टांग नहीं थी और उसको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था, खड़े नहीं हो पा रहा था. सो हमने इसको वैसे यहाँ पे लर्न किया था, नॉट हैविंग अ लेग टू स्टैंड ऑन, नॉट हैविंग एनी प्रूफ. सो इफ आई टॉक अबाउट बी ऑप्शन वन, हु कैन नॉट बी चीटेड, इसका क्या था इडियम? इसका इडियम था नोबडी इज फूल. नोबडी इज फूल. ओके, हमने किया था कि नोबडी इज फूल, हम जिसको चीट नहीं कर सकते. एक वहाँ पे पर्सन था जिसके वहाँ पे एक लाइट भी थी कि उसको कोई बुद्धू नहीं बना सकता है. ओके, सी इज टू मेक समवन लुक फुलिश. टू मेक समवन लुक फुलिश हमने वहाँ पे एक पिक्चर से समझा था कि एक पर्सन है बिल्कुल मंकी की तरह लग रहा है, फुलिश सा लग रहा है. सो हमने वहाँ पे क्या उसका इडियम फाइंड आउट किया था, मेक अ मंकी ऑफ समवन. ओके, सो मेक अ मंकी ऑफ समवन क्या होता है? टू मेक समवन लुक फुलिश. If I talk about this idiom to eclipse, तो eclipse क्या था? जैसे eclipse क्या होता है? ग्रहण लगना. It means किसी के आगे किसी को छुपा देना. So that is idiom is to cast into the shade. A next question is make one's bed and lie in it. Make one's bed and lie in it. Options are to be responsible for what you have done, B, to be cheated, C, to take great personal risk, D, show disappointment. So the right answer is to be responsible for what you have done. Make one's bed, खुद आपने अपना बेड बनाया, खुद उसमें रहोगे. It means आप रिस्पॉन्सिबल हो हर एक चीज के लिए जो आपने किया है. Okay, and you have to accept the result. Okay, and then you have done, and then you have to accept the result. Okay, to be cheated. To be cheated. The right answer is to be taken for a राइट. अगर हम इसका इडियम देखें टू बी चीटेड का, इसका है टू बी टेकन फॉर अ राइड. ओके, टू बी टेकन फॉर अ, जैसे कोई राइड पे लेके गया हमें चीट करने के लिए, हमने वैसे इसको किया था. ओके, नेक्स्ट इज टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क. ग्रेट पर्सनल रिस्क में हमने क्या देखा था? कैट जो है वो डॉग के आगे है, तो यहाँ से इडियम हमने कैसे लर्न किया था? टू बेल द कैट. ओके, एंड शो डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट में हमने कैसे किया था? ड्राई सा फेस किसी ने बना दिया है. ओके, सो द इडियम इज मेक अ dry face. To show disappointment means make a dry face. Next question is my hands are full. My hands are full. Options are I am busy, to waste time here and there, C, meet one's final end of failure, D, in control. My hands are full. The right answer is I am busy. हमने कैसे किया था? एक लड़की थी वहाँ पे, there was a girl, और वो बहुत ज़्यादा उसके हाथ थे वहाँ पे, कभी ये काम करिए कभी वो काम करिए, क्योंकि वो बिजी थे. ओके, my hands are full means I am busy. To waste time here and there, इसका क्या था? monkey around. ओके, monkey around, monkey की तरह आगे पीछे नहीं घूमो. monkey around means to waste time here and there. meet one's final end of failure. फाइनल एंड ऑफ फेलियर हमने कैसे किया था? मीट वंस वाटरलू. एक बैटल हुई थी वाटरलू जिसमें हार गया था नेपोलियन. ओके, सो मीट वंस वाटरलू मीन्स मीट वंस फाइनल एंड ऑफ फेलियर. इन कंट्रोल. इन कंट्रोल को हमने कैसे देखा था? ड्राइविंग सीट पे कोई बैठा है, सो उसका इडियम क्या था? टू बी इन द ड्राइविंग सीट. Okay, to be in the driving seat, that is called in control. Next question is make a beeline. Question number 4 is make a beeline. Okay, options are to go directly towards something, B, make dreams and plans that have very little chances of happening, C, not controlled and can do whatever one wants, D, totally unaware. मेक अ बी लाइन. बी लाइन जो है वो कैसे, बीज कैसे चलती है? एक लाइन में चलती है और किसी की तरफ डायरेक्टली उसकी तरफ जाती है. सो मेक अ बी लाइन का इसका आंसर क्या होगा? टू गो डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग. इफ यू टॉक अबाउट बी पार्ट, मेक ड्रीम्स एंड प्लान्स दैट हैव वेरी लिटिल चांसेस ऑफ हैपनिंग, इसका क्या था यहाँ पे? मेक कैसल्स इन द एयर. ओके, मेक
castles in the air. हमने कैसे किया था कि हवा में तीर नहीं आप छोड़ो. ओके, सो हमने कैसे इसको किया था, make dreams and plans that have very little chances of happening. इट मीन्स मेक कैसल्स इन द एयर. जैसे वहां पे एक मून जो था, मून पे किसी ने झूला वहां पे लगाया था और वो हवा में से सोच रहा था मैं यहाँ पे झूला लूंगा मून के साथ. सो ये होगा नहीं रियलिटी में. ओके, सो राइट आंसर इज मेक कैसल्स इन द एयर. नॉट कंट्रोल्ड एंड कैन डू वट एवर वन वॉन्ट्स. नॉट कंट्रोल्ड एंड कैन डू वट एवर वन वॉन्ट्स. इसका क्या था यहाँ पे, इसका था लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस. लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस. ओके, left to your own devices. Not controlled and can do whatever one wants, कि आपको अपने हाल पे छोड़ दिया है. Totally unaware इसका यहाँ पे क्या आता है, like a sitting duck. Totally unaware means like a sitting duck. जैसे वहां पे एक डक है, वो बैठी हुई है, उसको पता ही नहीं है उसके आगे पीछे क्या हो रहा है. तो totally unaware को हमने ऐसे पढ़ा था. Next question is question number 5. Question number 5 is let nature take its course. Let nature take its. Options are to allow something to happen, B is neglect something, C is completely alone, D is done for material benefits. Let nature take its course. Answer is to allow something to happen. लेट नेचर टेक्स इट्स कोर्स. इसका क्या था यहाँ पे कि जैसा हो रहा है उसको उसी तरीके से होने दो, टू अलाउ समथिंग टू हैपन. इफ आई टॉक अबाउट निग्लेक्ट समथिंग क्या होता है, जैसे इसका ईडियम क्या आता है, इसका ईडियम था लेट समवन स्लाइड. अगर कोई गिर रहा है, कोई स्लाइड हो रही है, होने दो, ठीक है, होने दो, वहां पे उसको हमने निग्लेक्ट करना है. हमने ऐसे उसको किया था. ओके, कंप्लीटली अलोन को हमने कैसे पढ़ा था, एक रॉक पे कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल अकेला है. सो ईडियम क्या था इसका, like a shag on a rock. Done for material benefits के लिए क्या था, जितना खाना है उतना खाते जाओ. सो इसका यहाँ पे क्या था इडियम, loaves and fishes. Okay, so now we'll talk about our next 30 idioms and phrases. So 151st idiom is, wait a minute. So 151th idiom is jungle out there. Jungle out there means a dangerous and threatening situation. Jungle out there का meaning क्या होता है, एक बहुत dangerous situation. Usage is it's a jungle out there. You have to be strong to succeed. Jungle out there को हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे इस लड़के ने प्रेस ऑन किया और अपनी हाथ जो है यहाँ पे उसकी सॉकेट में डाल रहा है. ओके, और यहाँ पे क्या है, एक प्लांट है, एक जंगल है, मतलब बहुत घना सा जंगल है और ये काम कर रहा है. तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पे डेंजरस सिचुएशन है, थ्रेटनिंग सिचुएशन है. ओके, सो जंगल आउट देयर का मीनिंग क्या होगा, अ डेंजरस एंड थ्रेटनिंग सिचुएशन. व्हाट इज द यूसेज इज इट्स अ जंगल आउट देयर, यू हैव टू बी स्ट्रांग टू सक्सीड. आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. नेक्स्ट idiom is jump to a conclusion. Jump to a conclusion का मीनिंग होता है to guess the facts about a situation without having enough information. To guess the facts about a situation without having enough information. आपको information नहीं है किसी चीज की और आप एकदम से facts को guess कर रहे हो, उसका मीनिंग होता है jump to a conclusion. एकदम से conclusion पे पहुंच गए हो without investigating about the whole matter. So usage is don't jump to conclusions. Perhaps it was his daughter he was dancing with. जैसे यहाँ पे एक लड़की किसी के साथ डांस कर रही है और वो उसकी बेटी है जिसके साथ वो डांस कर रही है. ओके, सो हमें यहाँ पे एकदम से कंक्लूजन्स पे नहीं जंप करना चाहिए, एकदम से फैक्ट्स को गेस नहीं करना चाहिए. 153 इज जंप थ्रू होप्स. जंप थ्रू होप्स का मीनिंग होता है टू डू अ कॉम्प्लिकेटेड और अनोइंग सीरीज ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट और अचीव समथिंग. कॉम्प्लिकेटेड या अनोइंग सीरीज ऑफ थिंग्स करना ताकि आप किसी चीज को अचीव कर पाओ. जंप थ्रू होप्स. यूसेज इज वी हैड टू jump through a lot of hoops. We had to jump through a lot of hoops to get a loan from the bank. अगर आपको बैंक से लोन चाहिए, you have to jump through hoops. Okay? आपने ऐसे याद रखना है कि jump through hoops में क्या होता है कि वहां पे बैंक था और बैंक में हम जंप कर करके जा रहे हैं. ठीक है, सो jump through hoops का क्या होगा, बहुत मुश्किल से क्यों जा रहे हैं बैंक में, क्योंकि हमें बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है. ओके, सो jump through hoops क्या होगा, to do a complicated or annoying series of things in order to get or achieve something. Now 154 is jump the track. जंप द ट्रैक का मीनिंग क्या होता है, सडनली चेंजिंग फ्रॉम वन प्लान
एक्टिविटी आइडिया एक्सेट्रा टू अनदर। एकदम से आप किसी प्लान एक्टिविटी आइडिया से एकदम से एक प्लान से दूसरे प्लान की तरफ आप जा रहे हो, उसको बोलते हैं जंप द ट्रैक। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ जंप कर रहे हो। यूसेज राकेश माइंड जंप द ट्रैक, राकेश माइंड जंप द ट्रैक व्हाइल ही वाज गिविंग द प्रेजेंटेशन हेंस ही एंडेड अप इन लूजिंग। जो राकेश है उसका जो माइंड है वो क्या कर रहा है, ट्रैक मतलब ही हिज माइंड जंप द ट्रैक। जंप द ट्रैक का मीनिंग क्या होता है, एक पॉइंट से एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ आप जा रहे हो, उसको बोलेंगे जंप द ट्रैक। वो यही काम कर रहा था जिस वजह से वो वहां पे हार गया। 155 is jump the gun. Jump the gun. Jump the gun का मीनिंग होता है means start doing something before the appropriate time. Start doing something before the appropriate time. उसका मीनिंग होता है jump the gun. Usage is आदेश jump the gun by deciding to marry with Anchal because they have just met. इन सिंपल टर्म्स हमें कैसे याद रखना है कि एक लड़का है और एक लड़की है, वो होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को गन दिखा रहे हैं और लड़के ने डिसाइड कर लिया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। अभी ही मिला था यहाँ पे तो इसके हाथ में गन भी है, ठीक है, और इसी लड़की से शादी कर गए। इट मीन्स कोई ऐसी चीज स्टार्ट करना है अप्रोप्रिएट टाइम से पहले ही उसने ये चीज सोच ली, ठीक है। सो जंप द गन को कैसे याद रखेंगे, इसी पिक्चर से हम याद रखेंगे जंप द गन की गन उठाई और वो बोल रहे इसी से शादी करनी है। इट मीन्स बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग। ओके, सो जंप द गन क्या होगा, स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम। नेक्स्ट वी हैव 156 दैट इज जंप द ब्रूम। जंप द ब्रूम क्या है, अब उसने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया था, वो कहता है जंप द गन, गन दिखा के। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेगा, गन उसने रखी थी किसी से करेगा अप्रोप्रिएट टाइम में। अब जंप द ब्रूम क्या है, उसका मीनिंग होता है टू मैरी, ठीक है। सिंपल याद रखो, अब इसकी शादी होगी, अब सारे घर के काम इसी नहीं करनी है, तो इसने इसको क्या दे दिया, वहां पे ब्रूम दे दिया कि अब आप घर के काम करो। ओके, सो जंप द ब्रूम इसका मीनिंग क्या है, टू मैरी। यूसेज इज आफ्टर 6 years ऑफ रिलेशनशिप राधा एंड ऋषि हैव डिसाइडेड टू जंप द ब्रूम। 6 years के रिलेशनशिप के बाद नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल जंप द ब्रूम। ओके, जंप द ब्रूम क्या होगा, टू मैरी। 157 is jump ship. Jump ship क्या होता है, to leave a post or position. In simple terms jump ship को कैसे हम याद रखेंगे, जैसे firstly usage देख लेते हैं इसका। He jumped ship when he found out the non-profits founder was keeping much of the funding for himself. Okay, उसने position को अपना change कर दिया जब उसने देखा कि non-profit founder जो है वो ज्यादा funding अपने लिए रख रहा है। So jump ship का क्या होगा, जैसे एक post या position को छोड़ देना। अब उसने क्या किया, जैसे एक अभी कोई पर्सन है वो भी लैंड पे था, उसने शिप में जंप कर दिया। इट मींस उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, उसने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया। सो जंप शिप का मीनिंग वहां से हम गेस कर सकते हैं, टू लीव अ पोस्ट और पोजीशन। नेक्स्ट इज 158 विच इज जंप ऑन द बैंड वेगन। जंप ऑन द बैंड वेगन इसका मीनिंग क्या होता है, टू ज्वाइन इन अ पॉपुलर एक्टिविटी। ओके, जंप ऑन द बैंड वेगन का क्या है कि आप एक पॉपुलर एक्टिविटी में यहाँ पे क्या कर रहे हो, वहां पे ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। पॉपुलर एक्टिविटी में तो लोग आगे बैंड बजाने, ठीक है। सो जंप ऑन द बैंड वेगन क्या होगा, टू ज्वाइन इन अ पॉपुलर एक्टिविटी। यूसेज इज सो मेनी पीपल आर ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग दैट आई मेट एज वेल जंप ऑन द बैंड वेगन एंड क्विट एज वेल। बहुत से लोगों ने क्विट स्मोकिंग जो था उसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने भी किया और मैंने भी क्विट कर दिया। इन सिंपल टर्म्स जंप ऑन द बैंड वेगन क्या होगा, बैंड बजा रहे हैं लोग, पॉपुलर हो रहे हैं, तो जंप ऑन द बैंड वेगन उससे हम मीनिंग को गेस कर सकते हैं, टू ज्वाइन इन अ पॉपुलर एक्टिविटी। Next is 159 which is jump down someone's throat. Jump down someone's throat इसका मीनिंग होता है to responsible angrily to someone. To respond angrily to someone. किसी को गुस्से से क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। जैसे यहाँ पे ये देखो, इसके फादर यहाँ पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बेटे ने एकदम से कंप्यूटर जो है उसको स्विच निकाल दिया, ठीक है। सो वो क्या, उसका मीनिंग पापा को गुस्सा आ गया, एकदम से गुस्से में बोलने लगे फिर वो। सो जंप डाउन someone's throat का मीनिंग क्या होगा, टू रिस्पॉन्स angrily to someone. ओके, एंग्रीली रिस्पॉन्स करना। यूसेज इज ही जम्प डाउन ऑन माई थ्रोट व्हेन ही सजेस्टेड डिफरेंट प्लान। जब मैंने डिफरेंट प्लान को सजेस्ट किया वो एकदम से मेरे पे चढ़ गए, ठीक है। सो जम्प डाउन समवन्स थ्रोट मीन्स टू रिस्पॉन्स एंग्रीली टू समवन। 160 इज जगल फ्रॉक्स। जगल फ्रॉक्स का मीनिंग क्या होता है, ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट। बहुत सा डिफिकल्ट काम करना, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं जगल फ्रॉक्स। यूसेज इज इट्स चैलेंजिंग टू जगल फ्रॉक्स एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। इसका मीनिंग है बहुत मुश्किल है कि आप डिफिकल्ट चीज को, मतलब चैलेंजिंग है कि आप ट्राई करो डिफिकल्ट चीज को और आप उस चीज में ऑर्गेनाइज्ड रहो, ठीक है। सो जगल फ्रॉग्स का मीनिंग होता है ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट। जैसे सपोज वहां पे बहुत सारे फ्रॉग्स हैं और आपको वहां से निकलना है, तो हमारे लिए मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। सो जगल फ्रॉग्स का मीनिंग है ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट। 161 is to bite the dust.
टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट क्या होता है? टू सफर डिफीट। ओके, जैसे यहाँ पे टू बाइट द डस्ट, जैसे लड़का है इसने क्या किया? डस्ट को बाइट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये हार गया था, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिर गया, यहाँ पे क्या थी? डस्ट थी, उसने उसको बाइट कर दिया। सिंपल टर्म्स, इट मीन्स टू सफर डिफीट। कैरीज करियर बिट द डस्ट व्हेन ही लॉस्ट द जॉब। जब उसकी जॉब चलेगी, he bit the dust, it means उसने सफर किया डिफीट को। ओके, 162 इज जॉइंट एट द हिप। जॉइंट एट द हिप का मीनिंग क्या होता है? जॉइंट एट द हिप, इसका मीनिंग है वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड थिंक द सेम वे। जैसे ये दोनों दे आर जॉइंट एट द हिप, इट मीन्स बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं और एक तरह सोच रहे हैं। यूसेज इज श्रेया एंड राधा जॉइंट एट द हिप। जॉइंट एट द हिप, दे ऑलवेज हैव द सेम ओपिनियन फॉर ऑल द क्रिटिकल मैटर्स। जैसे आपको और आपको कोई फ्रेंड होगा, सेम क्रिटिकल मैटर्स पे, आपके क्रिटिकल मैटर्स पे सेम ओपिनियन होता है, सो यू बोथ आर जॉइंट एट द हिप। सो जॉइंट एट द हिप क्या होगा? वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड थिंक द सेम वे। 163 is to change color. To change color means to be nervous or frightened. जैसे किसी के मुंह का चेहरा बदलता है ना, तो जब वो डर जाता है, नर्वस होता है। सो टू चेंज कलर का मीनिंग क्या होगा? जैसे ये लड़की है, इसके चेहरा बदल रहा है, तो ये क्या होगा? टू बी नर्वस और फ्राइटेंड। यूसेज इज शी चेंज्ड कलर व्हेन अ शॉपकीपर गॉट हर स्टीलिंग गुड्स। जब उसका मुंह, उसका एकदम से वो नर्वस हो गया, एकदम से उसके चेहरा जो था उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया जब शॉपकीपर ने उसको पकड़ा कि वो गुड्स को चोरी कर रही थी। सो टू चेंज color means to be nervous or frightened. 164 is Johnny on the spot. Johnny on the spot means a person who is always ready, willing and able to do what needs to be done. Johnny on the spot का meaning है जो बंदा हमेशा ready होता है, willing होता है हर किसी की मदद करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? Johnny on the spot। मतलब spot पे हमारी मदद कर रहा है। जो spot पे मदद करता है उसका नाम है Johnny, और ये है हमारा Johnny जो हमारी मदद करता है। So Johnny on the spot means who is always ready and willing and able to do what needs to be done. Usage is when my car broke down, Rahul was Johnny on the spot with all his tools in the back of the car. क्या बोला उसने कि जब मेरी कार जो थी वो टूट गई, जब मैंने वहां पे देखा, उधर राहुल जो था वो जॉनी ऑन द स्पॉट निकला, उसके पास सारे टूल्स थे कार की बैक में। ओके, सो जॉनी ऑन द स्पॉट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो हमेशा रेडी होता है सबकी मदद करने के लिए। हमने ऐसे याद रखना कि ये सुपरमैन नहीं है, ये जॉनी है। इस सुपरमैन का नाम यहाँ पे जॉनी है जो हमेशा स्पॉट पे आ जाता है। 165 is jockey for passion. Jockey for passion means struggling for the same opportunity. ठीक है, जॉकी फॉर पैशन होता है आप सेम अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, अपने पैशन के लिए, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, उससे बोलेंगे जॉकी फॉर पैशन। यूसेज इज द सिंगर्स आर ऑलवेज जॉकिंग फॉर पोजीशन ऑन स्टेज। जो सिंगर्स होते हैं वो हमेशा अपने पैशन के लिए, अपने स्टेज पे सेम अपॉर्चुनिटी के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। ओके, सो जॉकी फॉर पैशन मीन्स स्ट्रगलिंग फॉर द सेम अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम इज जॉब्स फॉर द बॉयज. Jobs for the boys means where people give jobs, contracts, etc. to their friends and associates. Jobs for the boys क्या होता है? जैसे आपका कोई अपना बंदा है और आप किसी ऑफिस में हो और आप अपने ही लड़कों को जॉब दे रहे हो, ठीक है? सो वो क्या होता है? वो लोग जो कि जॉब देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपने फ्रेंड्स को या एसोसिएट्स को, उसे हम बोलते हैं जॉब्स फॉर द बॉयज। यूसेज इज इट इज अनफेयर टू ऑफर जॉब्स फॉर द बॉयज। ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने बंदों को यहाँ पे जॉब दे रहे हो, ठीक है? सो जॉब्स फॉर द बॉयज का होता है जहाँ पे लोग जॉब्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अपने फ्रेंड्स या एसोसिएट्स को देते हैं। 167 इज जर्सी जस्टिस. जर्सी जस्टिस, इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी सिवियर जस्टिस और स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस। बहुत स्पीडी या इफेक्टिव जस्टिस जो होते हैं उसे हम बोलते हैं जर्सी जस्टिस। क्या बोलते हैं? जर्सी जस्टिस. Usage is 2 years of ban for the player for breaking such a trivial rule that sounds like Jersey justice to me. Jersey justice means 2 years का ban जो प्लेयर के ऊपर लगाया है एक छोटा सा ट्राइबल रूल को तोड़ने के लिए, ऐसा लग रहा है बहुत स्पीडी और बहुत इफेक्टिव जस्टिस उन पे किया है, ठीक है? सो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? जर्सी जस्टिस. जर्सी जस्टिस क्या होता है? बहुत सिवियर जस्टिस या फिर बहुत स्पीडी और इफेक्टिव जस्टिस को बोलते हैं हम जर्सी जस्टिस. नेक्स्ट इज जेकिल एंड हाइड. जेकिल एंड हाइड का मीनिंग क्या होता है? प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साइड ऑफ अ कैरेक्टर. जेकिल एंड हाइड से हमने ये पिक्चर को हमने माइंड में रखना है कि आपकी दो साइड्स है, प्लीजेंट भी है और अनप्लीजेंट भी है, गुड और बैड दोनों है, तभी यहाँ पे दो वर्ड्स है जेकिल एंड हाइड. ओके, जेकिल एंड हाइड. यूसेज क्या है? द प्रोफेसर वाज अ रियल जेकिल एंड हाइड, समटाइम्स काइंड एंड प्लेजेंट एंड एट अदर टाइम्स रूड एंड ऑब्नॉक्शियस. क्या बोला इसने यहाँ पे? जेकिल एंड हाइड क्या होता है? प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साइड ऑफ अ कैरेक्टर, दो गुड और बैड
एक्सरसाइज होती है उसे हम बोलेंगे जेकिल एंड हाइड। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड आया ऑब्नॉक्शियस, आपने कमेंट बॉक्स में करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्नॉक्शियस, बिकॉज ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें साइनोनियम्स एंटोनियम्स में भी देखने को मिलते हैं, साथ साथ में हम वो भी कवर अप करते जाएंगे। सो अपने कमेंट बॉक्स में करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑब्नॉक्शियस, साइनोनियम भी लिखो आप, मीनिंग भी लिखो और ऑपोजिट भी लिखो, एंटोनियम्स भी लिखो। ओके, नेक्स्ट इज 169 विच इज जैम टुमारो। जैम टुमारो मीन्स नेवर फुलफिल्ड प्रॉमिस। ठीक है, जैम टुमारो मीन्स नेवर फुलफिल्ड प्रॉमिस, जैसे प्रॉमिस है फुलफिल नहीं किया तभी उसमें क्रैक आ गया है। सिंपल टर्म्स एक ऐसा टुमारो, जैम टुमारो इट मीन्स हम कल करेंगे, कल करेंगे मीन्स आज आप पूरा ही नहीं करे अपने प्रॉमिस हम कल करेंगे। ठीक है, सो जैम टुमारो वहीं से हम इसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, नेवर फुलफिल्ड प्रॉमिस। यूसेज इज देयर आर दोज हु हैव सिंपली लॉस्ट पेशेंस विद देयर जैम टुमारो प्रॉमिसेस। कोई ऐसे लोग हैं जो सिंपली अपने नेवर फुलफिल्ड जो प्रॉमिसेस हैं उसमें अपनी पेशेंस, अपना जो सब्र है वो खो देते हैं। सो जैम टुमारो क्या होता है, कल हम करेंगे, कल करेंगे, तो कल टुमारो से क्या होगा, नेवर फुलफिल्ड प्रॉमिस। 170 is jam on your face. Jam on your face means appear to be caught or found guilty. Okay, appear to be caught and found guilty. Usage is Richa had jam on her face as she found herself caught by the manager for misusing the data. जैसे jam on your face होगा, किसी ने किसी के मुंह पे सिंपल टर्म से जाम लगा दिया। अब जाम क्यों लगाया, क्योंकि उसने गलत काम किया, उसको वो पकड़ी गई है तो उसके मुंह पे हमने जाम को लगा दिया। सो जैम ऑन योर फेस क्या होगा, अपीयर टू बी कॉट और फाउंड गिल्टी। जो रिचा है यहाँ पे ये इसके मुंह पे यहाँ पे ये क्या लगा है, ये क्या लगा है, यहाँ पे जाम लगा है, उसके फेस पे जाम लगा है यहाँ पे। तो जब उसको उसके मैनेजर ने फाइंड आउट किया कि वो डाटा को मिसयूज कर रही है, सो जैम ऑन योर फेस क्या होगा, अपीयर टू बी कॉट और फाउंड गिल्टी। नेक्स्ट इज जैक द लैड। जैक द लैड क्या होता है, बोस्टफुल यंग मैन, सेल्फ इंपॉर्टेंट यंग मैन। बोस्टफुल यंग मैन क्या होता है, जैक द लैड। जैक द लैड क्या होता है, जो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि बस मैं ही हूँ, आप कौन हो। ओके, सो यूसेज इज माय सन इज अ बिट ऑफ अ जैक द लैड, ही नेवर स्टडीज एंड डजंट वरी अबाउट हिज ग्रेड्स। मेरा जो बच्चा है वो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देता है, इतना वो करता है कि मैं कर लूंगा, कभी पढ़ता ही नहीं है और अपने ग्रेड्स के बारे में कभी वरी ही नहीं करता है। सिंपल टर्म जैक द लैड का मीनिंग क्या है, बोस्टफुल यंग मैन या सेल्फ इंपॉर्टेंट यंग मैन, उससे बोलेंगे जैक द लैड। क्या बोलेंगे, जैसे ये बंदा है इसका नाम जैक है और अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, जैक द लैड। ओके, नेक्स्ट इडियम इज टू क्लियर द डेक्स। टू क्लियर द डेक्स, टू क्लियर द डेक्स क्या होगा, टू गेट रेडी फॉर एन एक्शन और इवेंट। टू क्लियर द डेक्स मीन्स एक्शन लो, साफ करो पहले सारी चीजें, फिर हमने एक्शन लेना है। सो टू क्लियर द डेस्क मीन्स टू गेट रेडी फॉर एन एक्शन और इवेंट। यूसेज इज लेट्स क्लियर द डेस्क एंड देन वी कैन स्टार्ट कुकिंग डिनर। इट मीन्स सब कुछ क्लियर कर दो, रेडी हो जाओ एक्शन के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुकिंग डिनर को स्टार्ट करेंगे। सो टू क्लियर द डेस्क ऐसे आप याद रखो कि हमने सब कुछ क्लियर कर दिया क्योंकि हमने उसके बाद एक्शन लेना है। सो टू क्लियर द डेस्क मीन्स टू गेट रेडी फॉर एन एक्शन और इवेंट। 173 is in the dog house. In the dog house means in disgrace or disfavor. Disgrace क्या होता है, जिसकी रिस्पेक्ट नहीं कोई होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, in the dog house. So his country is in the dog house. Simple terms है, जिस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं है, हमने बोला जाओ तुम डॉग के घर में जाके सो जाओ, तो इट मीन्स उसकी कोई डिस्ग्रेस, डिसफेवर, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डिसफेवर है। So in the dog house means his country is in the dog house, जिस वजह से ये परेशान हो गया है। Okay? 174 is if the shoes fits in, wear it. If the shoes fits, wear it. What is the meaning of the idiom? If the statement applies to you, admit it or do something about it. It means अगर आपको कोई opportunity मिल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर it means not the opportunity, I would say कि अगर आपको कोई statement आप पे कोई apply हो रही है, आपको उस चीज को admit करना चाहिए और उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। ठीक है, so if the shoes fits का meaning क्या है, if the shoes fits, wear it. It means if the statement applies to you, admit it or do something about it. What is the usage? Usage is राधा। राधा ने जैसे बोला, the teacher, राधा बोल रही है, the teacher told me that I don't draw well, कि मैं अच्छा नहीं ड्रॉ, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं करती हूँ। राहुल ने बोला फिर if the shoe fits in, wear it. If the shoe fits in, wear it. तो यहाँ पे if the shoe कर दो, if the shoe fits in, wear it. राहुल ने क्या बोला, अगर आप पे स्टेटमेंट अप्लाई हो रही है, आपको एडमिट करना चाहिए और आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसने एडमिट किया, अब वो उस पर मेहनत करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, कोई आपको बोल रहा है इसमें अच्छे नहीं हो, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा और उस पर काम करना होगा। उसके लिए हमारे पास इडियम क्या है, इफ द शू फिट्स इन, वियर इट।
नेक्स्ट इज इन cahoots with. इन cahoots with का मीनिंग क्या होता है? इन अ पार्टनरशिप यूजली फॉर अ डिसऑनेस्ट रीजन. एक ऐसी पार्टनरशिप होना जो डिसऑनेस्ट रीजन के लिए है. यूसेज इज ही वाज इन cahoots with रमेश हु वाज इन्वॉल्व्ड इन स्मगलिंग. जैसे कोई जो जितने भी हमारे जो गलत काम करते हैं जो लोग, अगर उनकी आपस में पार्टनरशिप है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इन cahoots with. क्या बोलेंगे? इन cahoots with. जैसे ये है इसके डिसऑनेस्ट रीजन के लिए है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन cahoots with. वेरी इंपॉर्टेंट. इन cahoots with क्या होगा? इन अ पार्टनरशिप यूजुअली फॉर अ डिसऑनेस्ट रीजन. नेक्स्ट इज 176 हॉर्नेट्स नेस्ट. हॉर्नेट्स नेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्नेट्स नेस्ट? इसका मीनिंग यहाँ पे है वॉलेंट सिचुएशन और वन विद अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट. हॉर्नेट्स नेस्ट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वॉलेंट सिचुएशन और वन विद अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट. So usage is, if you suggest her to get married to Rahul, you will be stirring up a hornet's nest. देखो hornet's nest क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन, एक वॉलेंट सिचुएशन जो है उसको, उसके बारे में उसको आप राइज दे रहे हो. यू आर गिविंग राइज टू अ वॉलेंट सिचुएशन. इन दैट केस वी कैन यूज द इडियम हॉर्नेट्स नेस्ट. ओके. और वन विद अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट. जैसे यहाँ पे बोला गया, सजेस्ट किया गया राहुल से शादी कर लो, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया. ओके. जैसे सिंपल टर्म्स, आपने एक नेस्ट में, वहां पे बर्ड था, आपने एक नेस्ट में हाथ लगा दिया या नेस्ट को नीचे गिरा दिया, तो बर्ड्स तो वॉलेंट होंगे ना. तो हॉर्नेट्स नेस्ट का मीनिंग क्या है? वॉलेंट सिचुएशन और वन विद अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट. नेक्स्ट इडियम इज 177 विच मीन्स होल्ड वाटर. इसका मीनिंग अभी हम पढ़ेंगे. सो 177 यहाँ पे क्या है? होल्ड वाटर. सो व्हाट इज द मीनिंग? द पॉइंट ऑफ व्यू और आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड इज स्ट्रॉन्गर लॉजिकल. होल्ड वाटर का मीनिंग क्या है? एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि हमने आगे रखा है वो स्ट्रॉन्ग है और लॉजिकल है, उसे हम बोलेंगे होल्ड वाटर. ओके. यूसेज यहाँ पे क्या है? शीना न्यू दैट अ स्ट्रॉन्ग आइडिया होल्ड्स वाटर, हेंस she decided to present, she लिख दो, hence she decided to present it in a board meeting. जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हमारे पास इडियम है होल्ड वाटर. सिंपल टर्म्स, आपके पास कोई भी ऐसा यूटेंसिल है, कोई भी ऐसा बर्तन है जो वाटर को होल्ड करके रख सकता है, तो वो यूटेंसिल स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो वाटर को होल्ड करेगा. ठीक है. सो होल्ड वाटर का मीनिंग क्या है? एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो विच यू आर पुटिंग फॉरवर्ड इज स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल. 178 is hit the bull's eye. Hit the bull's eye का मीनिंग है be exactly right about something और achieve the best result possible. Hit the bull's eye. Hit the bull's eye का मीनिंग है एकदम से टारगेट पे आपका निशाना गया. बेस्ट रिजल्ट. हिट, आपने बुल्स आई मतलब बिल्कुल टारगेट पे आप गए हो और जो भी आप एग्जैक्टली कुछ बोल रहे हो बिल्कुल किसी चीज के लिए बिल्कुल सही बोल रहे हो. ओके. यूसेज इज योर एक्सीलेंट आइडिया जस्ट हिट द बुल्स आई. एक्सीलेंट आइडिया है तो उसने क्या किया? जस्ट हिट द बुल्स आई. बिल्कुल वो टारगेट तक गया है, उसने बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट को अचीव किया है. 179 means have no talk with. Have no talk with means refuse to get involved with it or them. Have no talk with means बिल्कुल refuse कर देना कि मैं इस चीज में involve नहीं हूँ. Okay? So have no talk with ऐसे हम याद रख सकते हैं कि मैंने इस ट्रक में नहीं बैठना है, मैंने इस ट्रक में बिल्कुल भी नहीं बैठना है क्योंकि मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहती हूँ. Okay? So have no talk with means refuse to get involved with it or them. What is the usage? After the way he behaved with me in the class, I'll have no talk with him. जैसे उसने मेरे साथ क्लास में बिहेव किया, मैं बिल्कुल भी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगी. तो have no talk with means refuse to get involved with it or them. 180 is hand to mouth. हैंड टू माउथ मीन्स वेरी पुअर. वेरी पुअर, ये देखो वेरी पुअर. हैंड टू माउथ मतलब हाथ इसके कहाँ पे है? इसके पॉकेट में है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है इसके पॉकेट में, और ये माउथ में बेचारा क्या, पैसे ही नहीं है, खाना कैसे खाएगा ये? सो हैंड टू माउथ को हम ऐसे याद रख सकते हैं वेरी पुअर. यूसेज इज यू कांट एक्सपेक्ट देम टू ऑर्गेनाइज द लेविश वेडिंग, दे आर जस्ट हैंड टू माउथ. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो लेविश वेडिंग करे बिकॉज दे आर जस्ट हैंड टू माउथ. इट मीन्स दे आर वेरी पुअर. Okay, so our word of the day is plausible. So the meaning of plausible is believable. Usage, it is a plausible argument. Plausible का meaning क्या होता है? Believable, जिसपे हम believe कर सकते हैं. So usage is it is a plausible argument. Thank you everyone.